अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है इवेपोरेशन एंड वेपर प्रेशर। ये दोनों अलग अलग फिनोमेनाज हैं, पर हम इनको एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके अंदर कुछ रगबत भी है, यानी कि ये आपस में ज्वाइंट है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे चलते हैं, और जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको हम वेलकम कहते हैं हाई अचीवर्स केमिस्ट्री बैच में। जस्ट डू सब्सक्राइब फॉर द न्यू लेक्चर एट टाइम एंड द लिंक्स ऑफ नोट्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। ओके, लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इवेपोरेशन में। एक क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, बहुत लॉन्ग, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, मतलब ये बहुत लेंथी लॉन्ग नहीं है, बट ये कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आने की इसके अंदर जो कंटेंट है इसके हिसाब से अवेलेबिलिटी होगी। तो लिखता है डिफाइन इवेपोरेशन एंड एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। यानी इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन के बारे में बताओ, और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होती है, तो ये वाली बात समझानी है हमने। देखिए, सबसे पहले तो आपको जिक्र करना है इसके डेफिनेशन का। तो डेफिनेशन ये कहती है कि इवेपोरेशन इज द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। यानी एक सिंपल सी बात है कि जैसे आपको ये पानी नजर आ रहा है, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो, चाहे ये इस वक्त ये पानी हो, चाहे ये जमकर आइस बन जाए, ये फिनोमेना होगा। क्या होगा कि पानी बुखारात बनकर उड़ेगा। दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। और ये जब ऊपर जाएगा तो वापस भी आएगा, और अगर वापस आएगा, जैसे कि यहाँ पर बारिश की शक्ल में दिखाया है, बारिश को ओलेबारी को, या क्या कहते हैं, कोई स्नोफॉल हो रही हो, तो इनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है। और ये वापस आने का अमल, जिसमें इवेपोरेटेड वाटर वापस किसी फॉर्म में आएगा, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, या सिंपल कह लो कि वाटर का वेपर बनाना इवेपोरेशन, और वेपर्स का वापस वाटर बनाना कंडेंसेशन कहलाता है। तो इन दोनों को हम साइड बाय साइड आगे चलकर सीखेंगे, तो ये वहां पर आपको समझ में आएगा कि ये दोनों का समझना क्यों जरूरी है। तो फिलहाल लिखता यही है कि इवेपोरेशन का मतलब क्या है? द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन, इसका मतलब है खुद ब खुद होने वाला अमल है। किस चीज का? ऑफ अ लिक्विड, ये लिक्विड में होगा, इनटू वेपर्स, यानी लिक्विड फॉर्म होगी तो वो अपनी वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएगी एट एनी टेम्परेचर। यानी जैसे सर्दी है, गर्मी है, कभी भी कोई भी मौसम है, ये अमल होगा। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है, सर्दियों में कम और गर्मियों में ज्यादा। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। अब चलते हैं, एक और छोटा सा सवाल है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाई इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। फिलहाल यहां मैंने लिख दिया है व्हाई इट कॉजेस कूलिंग, क्योंकि ये इसी की हेडिंग बन जाएगी एक लॉन्ग क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन पूरा आ जाए तो भी आप ये जवाब लिख देंगे, यानी 2 नंबर का सवाल आ सकता है, और अगर वैसे इसका पार्ट बनाकर भी लिख सकते हैं। तो देखो भाई, इसमें करना ये है, When molecule with the high kinetic energy, देखो आपको एक बात समझनी है, वो क्या? वो ये कि देखो, पानी के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत कर रहे हैं। अगर वो हरकत कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह है, लेकिन हर मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो यकसा नहीं है। कोई तेज हरकत कर रहा है और कोई आहिस्ता हरकत कर रहा है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और कुछ की कम है। इसलिए हम हमेशा लिक्विड्स के लिए एज अ होल एवरेज काइनेटिक एनर्जी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, या गैसेस के लिए भी एवरेज इस्तेमाल करते हैं। तो एवरेज कहने का मकसद यही है कि कुछ मॉलिक्यूल तेज और कुछ मॉलिक्यूल हल्के हरकत कर रहे हैं, स्लो हरकत कर रहे हैं। अब जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, जो तेजी से हरकत कर रहे हैं, वो इतना तेजी से हरकत करते हैं कि वो अपनी सरफेस, यानी वाटर या लिक्विड की सरफेस को छोड़ जाते हैं, और यही अमल इवेपोरेशन का होता है। अब क्या हुआ, हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल तो बाहर निकल गए, पीछे कौन रह गया? पीछे वो मॉलिक्यूल रह गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यानी अब जो पीछे पानी बचा है उसका टेम्परेचर कम है। अब क्या होगा? अब मजीद वाटर मॉलिक्यूल ये चाहेंगे कि वो भी इवेपोरेट हों, लेकिन उनके पास तो इतनी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है नहीं। तो फिर वो क्या करेंगे? वो अपने सराउंडिंग से हीट ले लेंगे, और फिर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और वो फिर बाहर निकल जाएंगे। फिर जो पीछे बच जाएंगे वो फिर बाहर से एनर्जी लेंगे, और जब इर्द गिर्द यानी सराउंडिंग से एनर्जी ली जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाहर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जितना तेजी से इवेपोरेशन होगी उतना ही ठंडक पैदा होगी।
पौधे जितना जल्दी जल्दी ट्रांसपायर करेंगे, ट्रांसपायर भी यानी ट्रांसपिरेशन भी इवेपोरेशन का जैसा है, और जानवरों के अंदर, इंसानों के अंदर जो परस्पायरेशन पसीना आना है, उसके साथ भी इवेपोरेशन का फिनोमेना होता है। तो चाहे आप दरख्त के नीचे बैठ जाएं, वहां भी ठंडक होती है, और अगर आपको पसीना आ जाए और तो भी आपको ठंडक का एहसास होने लगता है, यानी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ही पसीना आता है, ताकि बॉडी को ठंडा किया जा सके। तो बात यहाँ पर यह हुई कि पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखने वाले तो पहले निकल गए, और जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी थी उन्होंने इर्द गिर्द से अपनी एनर्जी को पूरा करने की कोशिश की, जिसकी वजह से इर्द गिर्द का टेम्परेचर ठंडा हो गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, कुछ इस तरीके से जरा समझने की कोशिश करना इसको। When molecules with a high kinetic energy escape, निकल जाते हैं कहां से? फ्रॉम द लिक्विड, ओनली लो मॉलिक्यूल्स, लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, इस तरह से टेम्परेचर कम होने लगता है लिक्विड का। फिर हीट then flows from surrounding into the liquid, चूंकि लिक्विड का टेम्परेचर कम है as compared to surrounding, and heat flows from hotter body to the colder body, यानी कि सराउंडिंग से पानी को मिल गई। और फिर क्या होगा? दिस makes the surrounding lose energy, इस तरह इर्द गिर्द की एनर्जी कम हो जाएगी, so that temperature also falls, इर्द गिर्द का टेम्परेचर गिर जाएगा। This explains the evaporation causes cooling, यानी ये आपके पास एक अलग सा सवाल बन गया कि why evaporation causes cooling। ठीक है, तो ये आपने अलग कर लेना है। मैंने आपकी यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए ये लिखा है या बनाया है, इसमें बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है, मतलब आपको पुराने जमाने का फ्रिज दिखाते हैं कि वो इवेपोरेशन का इस्तेमाल करते हुए कैसे फ्रिज बनाते थे। देखो, ये एक मिट्टी का बर्तन है, इसमें दो बर्तन हैं। एक अंदर वाला बर्तन है जिसके अंदर ये फल सब्जियां वगैरह रखी हुई हैं, और इस बर्तन के बाहर भी एक बर्तन है। ठीक है, अब दोनों बर्तन की दीवारों के दरमियान में यहां पर जैसे कि रेत भर दी है। अब रेत भर देने से क्या होगा? अब पानी जब डालोगे, यानी ऊपर से थोड़ा पानी डाल दोगे, तो रेत सारी की सारी क्या हो जाएगी? नमी वाली हो जाएगी। पानी 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 अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा रेत पानी पी जाती है, तो यानी ऐसा लगता है जैसे पानी अंदर चला गया है, तो पानी भरना आसान हो जाएगा। इससे होगा ये कि ये पानी जल्दी जल्दी नहीं उड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता उड़ेगा, जल्दी खत्म नहीं होगा, मतलब ये देर पा चलेगा फ्रिज। अब दो बातें होंगी, मिट्टी की दीवारें पोरस होती हैं, तो जो पानी बाहर आ जाएगा दीवारों से आहिस्ता आहिस्ता वेपर की शक्ल में, तो दैट इज कॉल्ड वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, यानी यहां से पानी निकल गया बुखारात बनकर। अब पीछे कौन सा पानी रह जाएगा? वो जिसका टेम्परेचर कम होता है, यानी अंदर ठंडक हो जाएगी। और अगर पानी यहां चला गया अंदर की जानिब, तो कंडेंसेशन होगी, क्योंकि बाहर हवा नहीं है और मॉलिक्यूल्स को खुला फिरने की इजाजत नहीं मिलेगी, मॉलिक्यूल करीब करीब हो जाएंगे, तो यहां पर जो वेपर आएगा, यानी इस पानी का वेपर जो यहां पर आएगा, वो कंडेंस हो जाएगा, नमी पैदा करेगा, जिससे अंदर की जो फल सब्जियां हैं वो नमदार रहेंगी, मतलब फ्रेश रहेंगी। जैसे कि आपने देखा होगा, सब्जी वाले के पास जाओ तो पानी डालता रहता है उसके ऊपर, तो वो क्या होता है? वो उसकी फ्रेशनेस को कायम करने के लिए होता है। तो कुछ पानी की मिकदार अंदर फ्रेशनेस पैदा कर रही है, और कुछ पानी की मिकदार जो वेपराइज होकर बाहर निकल रही है वो ठंडक पैदा कर रही है। ऊपर आप कपड़ा डाल देते हैं, तो इस तरीके से काफी देर तक पूरे दिन के अंदर ये जो फल सब्जियां वगैरह हैं ठंडी भी रहती हैं और फ्रेश भी रहती हैं। ठीक है, ये फिलहाल अब इस्तेमाल चूंकि नहीं होता। हाँ, अगर आप में से कोई रेगिस्तानी इलाके में रहता है या ऐसी जगह जहां लाइट वगैरह नहीं होती है, तो फिर क्या होगा? इस तरह के तरीके इख्तियार किए जाते हैं। और घड़ा भी इसकी एक मिसाल है, लेकिन फिलहाल घड़ा तो शायद आपने देखा हो, पर ऐसा फ्रिज आपने नहीं देखा था। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि इवेपोरेशन की एक मिसाल तो मैंने आपको पुराने जमाने से दी, यानी कैसे लोग फ्रिज का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज भी क्या इवेपोरेशन इर्द गिर्द इस्तेमाल हो रही है? यस, देखो मिसाल के तौर पर यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। आफ्टर अ बाथ अ पर्सन फील्स कूलिंग, जब आप नहा कर आते हो तो आपको ठंडक का एहसास होता है, स्पेशली जब जब आप पंखे के नीचे बैठे होते हो। तो ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल पुरानी बात, जब आपकी बॉडी पर पानी होगा वो इवेपोरेट होगा, यानी उसके वेपर्स बनेंगे, तो पीछे वो पानी रह जाएगा जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो वो कम टेम्परेचर या कम काइनेटिक एनर्जी रखने वाला जो पानी है या जो बाकी बच गया, वो क्या करेगा? वो हीट लेगा। कहां से लेगा? सराउंडिंग से। सराउंडिंग क्या है? आपकी स्किन, आपका जिस्म, आपकी स्किन से वो हरारत लेकर उड़ने की कोशिश करेगा। इससे क्या होगा? आपके जिस्म का टेम्परेचर लो होगा और आपको ठंडक महसूस होगी। तो ये आपके पास है, क्यों ठंडक महसूस होती है नहाने के बाद? तो इसका जवाब है कि वाटर इवेपोरेट करता है
और मजीद एनर्जी लेकर कहाँ से, बॉडी से इवेपोरेट करता जाता है और हमारी बॉडी ठंडी होती रहती है। अच्छा, नेक्स्ट एक एग्जांपल और है, दैट इज कॉल्ड अर्दनवेयर वेसल, यानी कि घड़े की मिसाल अगर हम देखें तो कुछ जगहों पे घड़े या मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक दिखाया है। इसके अंदर ये एक घड़ा है, मतलब थोड़ा सा जरा इसको जदीद बनाया है, कूलर की तरह बनाया है, साथ टूटी भी लगाई है, वरना क्या होता है उंडेलने के लिए, मतलब हम डायरेक्ट घड़ा उंडेला करते जब हम छोटे थे। आप पता नहीं आप लोगों ने ऐसे घड़ा देखा नहीं देखा, तो उसके ऊपर एक ढक्कन होता था, उस ढक्कन में छोटा सा हिस्सा होता था जहाँ पे पानी आने की गुंजाइश होती है, इसे चुल्लू कहते हैं। तो कभी आपने सुना हो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तो घड़े के ऊपर का जो एक ढक्कन है, उस ढक्कन में थोड़ी सी जगह है पानी की डालने की, पानी डालने जरूरी नहीं होता उसके अंदर, लेकिन बस वो जगह बनाई होती है, तो वो उसे चुल्लू बोलते थे। तो बहरहाल ये मतलब कूलर की तरह है, तो मैंने इसलिए बताया। अब इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी दीवारें कैसी हैं? इसकी दीवारें पोरस है, अंदर जो पानी है थोड़ा थोड़ा सा इवेपोरेट होगा। देखिए दीवारें पोरस का मतलब ये नहीं कि पानी बाहर निकल जाएगा। पानी के मॉलिक्यूल तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की वजह से बाइंडिंग होते हैं, यानी जुड़े हुए होते हैं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से, तो वो एक बड़ा मैस बन जाता है। अब वो तो सुराखों से बाहर नहीं आ सकता। हाँ, जो वाटर अंदर हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की वजह से इवेपोरेट हो रहा है, वो बुखारात बाहर आ सकते हैं इतने बारीक सुराखों से। तो जब वो बुखारात बाहर आ जाते हैं तो अंदर का पानी वो रह जाता है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, या हीट कम होती है, या काइनेटिक एनर्जी कम होती है। और फिर भी अगर कोई मॉलिक्यूल अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रखते हैं तो वो अपनी एनर्जी दूसरों को ट्रांसफर करते रहते हैं टकराने की वजह से, और फिर क्या होता है, वो मॉलिक्यूल भी बाहर आ जाते हैं। इस तरह वही पानी बाहर अंदर रह जाता है जो क्या होता है, ठंडा होता है। अब आप ये कहेंगे सर जो पानी ठंडा होता है वो अपने सराउंडिंग से एनर्जी ले लेगा, लेकिन मसला ये है कि जो मिट्टी होती है ना वो इंसुलेटर का काम करती है, तो जो बाहर की गर्मी है वो अंदर नहीं जा पाएगी। हाँ, अंदर के जो वेपर्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, इस तरह ठंडक होती जाएगी और बाहर की जो एनवायरनमेंट है या को एटमॉस्फेयर है वो असरअंदाज नहीं होगी अंदर वाले पानी पर। तो इस तरीके से ये जो कूलर है ये काम करता है। कभी आपने देखा हो तो देखिएगा, वरना इसके काम करने का तरीका वही है। लेकिन हाँ, बहुत शदीद ठंडा पानी नहीं होता जैसे कि फ्रिज से निकलता है, पर ये पानी था बहुत अच्छा, इसमें मतलब परेशानी नहीं थी, लोग इस्तेमाल करते थे, बीमार नहीं होते थे। अच्छा जी, थोड़ा-थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको यहाँ पर, बाकी खुद पढ़ लीजिएगा। दीज़ वेसल्स आर पोरस, इनमें सुराख-सुराख होते हैं। फिर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी एस्केप, जिनकी एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है वो इसमें से वेपर बन के निकल जाते हैं। फिर क्या होगा, फिर द रिक्वायर्ड एनर्जी कम्स फ्रॉम द लिक्विड इटसेल्फ, और अगर मजीद इवेपोरेशन होगी तो वो अंदर के पानी की हरारत की वजह से ही होगी, और वो मॉलिक्यूल जो मजीद हरारत लेके बाहर निकलेंगे अंदर वाले पानी को मजीद ठंडा करने का सबब बन जाएंगे, लोअरिंग द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स, अंदर वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाएगी। दिस रिजल्ट्स इन अ ड्रॉप इन वाटर टेम्परेचर इनसाइड द वेसल, इस तरीके से जो अंदर का पानी का टेम्परेचर है वो गिर जाएगा। तो ये आपको मैंने मिसाल दी, ये हमारी बुक में मिसाल थी। बहरहाल ये मैंने कुछ इसमें और पिक्चर्स डाल दिए ताकि आपको अंदाजा, क्योंकि आजकल गर्मी है, कूलर चल रहा है, तो इसका भी तरीका यही है कि इसमें होता ये है कि वाटर इवेपोरेट होता है और अंदर का पानी ठंडा होने लगता है। स्पेशली कूलर के जब ऊपर से पानी होकर गुजरता है तो वो जल्दी ठंडा होता है, क्योंकि ज्यादा ऊपर से निकलेगा तो हरारत, इर्द गिर्द की हरारत मिलेगी, इवेपोरेट होगा, ठंडा होगा, नीचे ठंडा पानी पहुंचेगा, फिर वो हवा के जरिए से वो जो हवा आएगी मतलब वो ठंडी होती हुई आएगी। तो ये तरीकाकार है। और ये आपके पास मिस्ट फैन है, कभी आपने इसको चलते देखा हो, ये आउटडोर इस्तेमाल होता है घर से बाहर लॉन्स वगैरह के अंदर, या कभी शादी हॉल में चले जाएं तो होता ये है कि वहां पर ये क्या करता है, मिस्ट फेंकता है, यानी कि पानी की बारीक तरीन फवार फेंकता है। जब वो पानी बाहर आता है तो वो इवेपोरेट हो जाता है, और इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग प्रोड्यूस होगी, माहौल थोड़ा ठंडा हो जाएगा और हवा भी ठंडी लगेगी। तो ये आपने इर्द गिर्द के मिसालें देखते जाएं तो आपको बहुत सी जगह पे इवेपोरेशन नजर आएगी। ठीक है, बाकी मैंने आपको प्लांट की मिसाल से समझाया है, पसीना आपको आता है उसकी मिसाल से समझाया है। तो इवेपोरेशन जो है वो नेचुरली तौर पे भी होती रहती है, और उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने घड़ा बना लिया, हमने कूलर बना लिया, हमने फैंस बना लिए वगैरह। तो ये था एक छोटा सा हिस्सा जिसका मतलब था ये समझना कि हम ये देखें इवेपोरेशन क्या होती है। अब इवेपोरेशन के बाद असल बात आती है वेपर प्रेशर की, कि वेपर प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में बहस करते हैं। देखो मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर उसके बाद हम चलते हैं। जब क्वेश्चन हम देख लें, क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और ये बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी है। डिफाइन वेपर प्रेशर, पहले तो आपको डिफाइन करना है। नंबर 1, एक्सप्लेन ब्रीफली, और इसको थोड़ा सा समझाओ कि होता कैसे है, यानी कैसे स्टैब्लिश होता है वेपर प्रेशर।
ऑल्सो डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर, और वो फैक्टर बताओ जो उस पर असरअंदाज होते हैं। तो बात बिल्कुल सीधी सीधी सी है, जो आपसे पूछा जाए वही आपने जवाब देना है, यानी जितना क्वेश्चन पूछा जाए उतना आप आंसर दें। जितना बाजू का, जैसे में 3 हिस्से हैं, इसके अंदर डेफिनेशन है, इसके अंदर डिटेल है, इसके अंदर फैक्टर्स हैं। अगर जस्ट फैक्टर पता किए जाए तो आप फैक्टर का ही जिक्र करें, बाकी को बेशक छोड़ दें। तो फिलहाल चलते हैं आगे, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो डेफिनेशन में सबसे पहले आप इस हिस्से को समझो, ये बड़ा कीमती है। किताब में जरा तरीका मुख्तलिफ है, वो पहले इसको एक्सप्लेन करेगा फिर डिफाइन करेगा, लेकिन हम पहले डिफाइन करेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं ताकि आपके लिए डेफिनेशन करना आसान हो जाए। देखो, आप यूं सोचो कि ये एक जो कंटेनर है ये बंद है, ठीक है, यानी कि नीचे लिक्विड है और ऊपर जो है वो वेपर है, यानी कि वेपराइज हो रहा है या इवेपोरेशन हो रही है। अब क्या होगा, अब जब वेपर ज्यादा बन जाएंगे, ज्यादा बन जाने का मतलब ये है कि ऊपर जो पहले खाली हवा थी, या कह लो ऊपर हो सकता है कि देखो हवा भी रख सकते हो, लो प्रेशर में भी एयर रख सकते हो, इवन के वैक्यूम अगर क्रिएट कर दोगे, फुक ने भी हमें वैक्यूम के बारे में बताया, तो जल्दी जल्दी वेपर बनेंगे, वेपर बन जाएंगे। या वेपर बन जाएंगे ना, फिर आप देखोगे कोई वेपर दीवार से टकरा रहा है, कोई यहां टकरा रहा है, कोई दाएं बाएं टकरा रहा है, कोई आपस में टकरा रहा है, और इसी टकराव के अंदर अंदर कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे, नीचे लिक्विड की सतह पे भी टकराएंगे। ये जो टकराएंगे इसका मतलब है ये एक फोर्स लगाएंगे एक खास एरिया पर। जिस अगर ऐसा हो जाए, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो ये आपके पास एक प्रेशर बन जाएगा, और इसी को ही हम कहेंगे वेपर प्रेशर, वेपर्स का प्रेशर, जो कि लिक्विड की सतह पर लगता है। अच्छा, इस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मॉलिक्यूल वापस, पहले तो नीचे से ऊपर गए थे, यानी क्या हुआ था, इवेपोरेशन, और कुछ वापस भी टकराते हुए अंदर चले जाएंगे लिक्विड के, कंडेंसेशन भी होती रहेगी। तो इवेपोरेशन भी हो रही है, कंडेंसेशन भी हो रही है। जितनी तेजी से हो रही है क्या इवेपोरेशन, उतनी तेजी से हो रही है कंडेंसेशन। तो ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बन गया है, चलता हुआ इक्विलिब्रियम बन गया है। इस इक्विलिब्रियम के स्टैब्लिश हो जाने के बाद जो प्रेशर यहां पर लग रहा होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो अब आपको मैंने यहीं पर ही सारी बात समझा दी है। अब हम देखते हैं हमारी बुक लिखती कैसे है। कहती है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, यानी जो वेपर ने लगाए, कब, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा, ठीक है, कब, इन इट्स लिक्विड, अपने ही लिक्विड में, यानी ये वेपर्स हैं और ये इनका लिक्विड है। तो वेपर अपने लिक्विड के साथ जब क्या होंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर जाएंगे, तो जो प्रेशर लगाएंगे एट गिवन टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड अगर कंटेनर नहीं होगा तो क्या होगा, सारे वेपर बाहर निकल जाएंगे, वो प्रेशर जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो आपने सीखा कि वेपर प्रेशर एक वेपर्स का वो प्रेशर है कि जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट या डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं दो चीजों के दरमियान, लिक्विड और वेपर्स। तो उस वक्त जो वेपर्स का प्रेशर लगेगा, चाहे वो आप यहां देख लो लिक्विड की सतह पर, चाहे आप वो दीवार पर देख लो, दोनों सूरतों में एक ही होता है, बराबर होता है। तो इसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो ये थी डेफिनेशन और साथ साथ उसके बारे में थोड़ी सी वजाहत। अब चलते हैं मजीद डिटेल की तरफ, जो ये बताएगी कि ये किस तरह से फिनोमेना है। देखो भाई, अब हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन पर। तो एक्सप्लेनेशन में वो ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड लीव इट्स सरफेस, वो अपनी सतह यानी इधर से जगह छोड़ जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं, जैसे कि नजर आ रहे हैं आपको। दे मिक्स विद द एयर अबव, और ऊपर जो हवा है, खुला हुआ कंटेनर है ना, तो वहां पर जाकर मिक्स हो जाएंगे, यानी हवा अब नमदार हो जाएगी। फिर अब वो कहता है इन एन ओपन वेसल, अगर तो वेसल खुला है, अगर बर्तन खुला हुआ है, तो दीज मॉलिक्यूल कीप स्केपिंग कंटिन्यूअसली, ये बाहर निकलते जाएंगे और हद तक कि पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा। जैसे कि बारिश के बाद बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है फर्श के ऊपर, लेकिन कुछ देर के बाद वो पानी गायब हो जाता है। इसका मतलब है कि वो वेपराइज हुआ और वेपर बनते बनते सारा उड़ गया। ठीक है, ये है एक आम सी बात जो आपने कई जगह पे ऑब्जर्व की होगी। लेकिन इसके बाद आगे चलते हैं, जब हम बात करते हैं क्लोज्ड वेसल की, जो मैं पहले ही कर आया हूं। लेकिन क्लोज वेसल में क्या होगा, कहता है द मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट, मॉलिक्यूल जमा हो जाएंगे, क्योंकि अब उनको बाहर निकलने की जगह या कह रहे हैं गुंजाइश नहीं मिल रही, तो वो अंदर ही जमा हो जाएंगे। कहां पर, अबव, अब लिक्विड, लिक्विड के ऊपर। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहां पे जिक्र करते हैं, देखो यहां पर अभी वैक्यूम है, अभी खाली जगह है, या कह लें वेरी लो प्रेशर पर कोई हवा है,
हवा होती है, अगर आप ना भी भरें तो कोई भी कंटेनर आपको खाली दिख रहा है, एक्चुअली उसके अंदर हवा है। तो वो कहता है कि अब यहां पर सारे मॉलिक्यूल हैं, फिर कुछ मॉलिक्यूल ऊपर जाना शुरू करते हैं, यानी इवेपोरेशन होना शुरू होती है। अब चूंकि कंटेनर क्लोज है, तो क्लोज कंटेनर में होगा ये कि मॉलिक्यूल भर जाएंगे, ऊपर मजीद गुंजाइश नहीं रहेगी इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स रहने की या गैस रहने की, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल तो खुले खुले होते हैं। अब क्या होगा, मॉलिक्यूल ऊपर भी जा रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, और फिर कुछ मॉलिक्यूल वापस आके नीचे ठहर जाते हैं, बंध जाते हैं, और कुछ उनकी जो पहले से मौजूद थे वो ऊपर चले जाते हैं। तो ये फिनोमेना चलता रहेगा, हत्ता कि एक क्या होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जितना वाटर के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, उसी हिसाब से जो वेपर्स हैं वापस कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में तब्दील हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये तीन आपको अलग अलग शक्लें दिखाई गई। तो हमारी बुक कहती है कि अगर क्लोज कंटेनर होगा तो मॉलिक्यूल अब तो ट्रैप हो जाएंगे, वो अंदर जम होने लगेंगे, कोलाइड करेंगे, यानी वो टकराएंगे दीवारों के साथ, पानी की सतह के साथ और आपस के अंदर। ठीक है, और यही जो आपके पास फिनोमिना है, इसकी वजह से क्या होगा, कहता है कंडेंसेशन को आप समझें, यानी क्या होगा उसका जवाब मैंने थोड़ा छोड़ दिया है, वो आगे चलकर आ जाएगा, वो वही कहलाएगा जिसको हमने वेपर प्रेशर कहा था। तो हम जरा बुक की तरतीब से चल रहे हैं यहाँ पर और कुछ आपको कंडेंसेशन की बारे में बता रहे हैं। कंडेंसेशन में ऑलरेडी ऊपर बता आया हूँ इवेपोरेशन के साथ साथ, लेकिन डेफिनेशन के तौर पे कर लो, सम मॉलिक्यूल्स रिटर्न, जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ मॉलिक्यूल जब वापस आएंगे तो ट्रैप हो जाएंगे, रिटर्न द लिक्विड स्टेट, यानी पहले वेपर में थे अब लिक्विड में आ गए। फिर आफ्टर इवेपोरेशन, यानी पहले तो वो लिक्विड थे, फिर वो वेपर बन गए, फिर वापस आके लिक्विड बन गए, तो जो वापस आ रहे हैं इस अमल को हम कह रहे हैं कंडेंसेशन। ठीक है, ये रिवर्सल है ऑफ द इवेपोरेशन, जितना बुखारात ऊपर जाते हैं उसी तरह वापस भी आते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे देखो, एक और छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप इनको क्वेश्चन ना बनाया करें, मैंने कई दफा आपने कहा है, आप फिर उसको ऐसे लिखते जाया करें एज अ हेडिंग, और अगर आपसे सवाल 2 नंबर का पूछ लिया जाए तो ये आप दरमियान से उठाकर क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। लिखता है, ये जो नोट्स होते हैं इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहां जाकर आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप इसको बाय करना चाहो मुकम्मल चैप्टर को एक साथ, तो भी आप कर सकते हो। तो लिखता है बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन अकर साइड बाय साइड, यानी जैसे जैसे इवेपोरेशन होती है वैसे वैसे कंडेंसेशन होती है। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, जो ऊपर जाने का की रफ्तार है वही नीचे आने की रफ्तार है, जो नीचे से ऊपर जाने का प्रोसेस यानी इवेपोरेशन है उतनी तेज हो रहा है नीचे से ऊपर से नीचे आने वाला यानी कंडेंसेशन का अमल, तो ये कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको आप इस तरह की इक्वेशन से शो कर सकते हो, लिक्विड चेंज हो रहा है वेपर में और वेपर चेंज हो रहे हैं लिक्विड में, ये अमल इवेपोरेशन कहलाता है, और वेपर से लिक्विड बनने का अमल कंडेंसेशन कहलाता है। ठीक है, ये एक सिंपल तरीन तारीफ है, ये आपने पढ़ ली होंगी अपनी 4, 5, 6 क्लास में भी लिखा होता है। ठीक है, इवेपोरेशन कंडेंसेशन। अब इसके बाद चलते हैं मजीद आगे, तो कहता है एट दिस स्टेज वेपर्स अबव द लिक्विड, जैसे अभी हमने कहा कि अब जो ये वेपर्स हैं जो लिक्विड्स के ऊपर मौजूद हैं अबव, तो क्या होगा, कहता है एक्सर्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, वो एक प्रेशर लगाएंगे जिसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। तो जो ऊपर जगह मैंने छोड़ दी थी वो यही थी कि अगर क्लोज्ड कंटेनर है उसमें वेपर बन रहे हैं, वो वापस आके टकरा रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट पर, तो इस वक्त जो प्रेशर डेवलप होगा वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। ठीक है, और उस वक्त की जो सिचुएशन है एज एन इक्विलिब्रियम वो कहलाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम भी आ गया, और वापस आने के अमल को कहलाते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पर इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, डायनामिक इक्विलिब्रियम और वेपर प्रेशर सबको डिफाइन कर दिया गया है। फिर आखिर में आते हैं इस पॉइंट के, और वो है जी फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। अब फैक्टर्स कौन से हैं, तो वो लिखता है छोटे छोटे फैक्टर हैं, अच्छी तरह से समझ लो, बड़ा मुश्किल कोई भी नहीं है इसके अंदर। अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड वॉल्यूम क्या असरअंदाज होता है। देखो, अगर पानी थोड़ा पड़ा हुआ है, अगर पानी ज्यादा पड़ा हुआ है तो क्या होगा। देखो, अगर तो पानी पड़ा हुआ है एक खुले हिस्से में तो कम पानी जल्दी उड़ जाएगा, और ज्यादा पानी थोड़ा देर लगेगा। ये क्या अमल था, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन पर जो सतह है या सरफेस है या कह लो सरफेस एरिया है वो असरअंदाज हो रहा था, पानी कितना मिकदार में होगा वो भी असरअंदाज हो रहा था, किस पर, इवेपोरेशन। लेकिन जब आपने जो कंटेनर है वो क्लोज कर दिया है, अब क्या होगा, अब चाहे अंदर पानी कम हो या पानी ज्यादा हो, वो वेपर
प्रेशर पर असरअंदाज नहीं होता। तो वो यही कहता है कि वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, थोड़ा हो या ज्यादा, पानी का वेपर प्रेशर वही रहेगा। मतलब ये नहीं होगा कि आपको यदि पानी का वेपर प्रेशर क्या है मैं बता दूं जी इतना है, अब आप कहेंगे सर थोड़े पानी का भी इतना है, हाँ जी, ज्यादा पानी का इतना है, हाँ थोड़ा वो भी इतना। तो इसका मतलब है कि पानी की मिकदार ज्यादा या कम हो तो फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे नंबर पर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, अगर बर्तन छोटा हो, अब मैं कहूं जी अगर बाल्टी में जो बाल्टी के ऊपर ढक्कन रख दो तो बाल्टी के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो पानी का कितना है, और अगर तालाब को ढक दो तो भी सेम होगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह अगर आप देखना चाहो तो मैं समझा देता हूं आपको। तो वो ये है कि देखो आपके पास एक छोटी सी चलो छोटा सा बीकर है आपके पास, ठीक है, ये बीकर बना दिया, और इस तरह से आपके पास एक प्लेट है। अब क्या होगा? अब होगा ये कि हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर क्या है, वो है जी फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जो एरिया है ना वो यहां पर भी इतना है, वो एरिया यहां पर भी इतना ही है। तो इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसे हम क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर। और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स को भी क्या कह रहे हैं? वेपर प्रेशर। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो कंटेनर छोटा हो, कम पानी हो, चाहे कंटेनर में ज्यादा पानी हो, दोनों सूरतों के अंदर एक खास एरिया पर लगने वाला वेपर का प्रेशर चूंकि सेम रहता है, इसलिए कंटेनर के छोटे बड़े होने से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये आपने दिमाग में रखना है। फिर आगे लिखता है सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या है? तो लिखता है इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो बढ़ जाएगी, यानी जितना ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा पानी के वेपर बनेंगे, अगर कम पानी होगा तो कम वेपर बनेंगे। तो इवेपोरेशन का अमल तो सरफेस एरिया के साथ जुड़ा है। बट कंडेंसेशन ऑल्सो इंक्रीजेज इक्वली। लेकिन अगर कंटेनर बंद होना तो फिर क्या होता है? देखो हमें अगर हम कहें जी बड़ा कंटेनर ले लो, बड़ा एरिया ले लो, और अब पानी को इवेपोरेट होने दो। अब पानी इवेपोरेट तो होगा देरी से, ऊपर से बंद है, निकलने का जगह नहीं है कोई, लेकिन अभी प्रेशर डेवलप नहीं होगा। क्यों? प्रेशर तो तब डेवलप होगा ना जब कंडेंसेशन भी होगी। तो जितने बड़ा एरिया कर दोगे उतना कंडेंसेशन देर से होगी, क्योंकि बड़े एरिया में वेपर फैलने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो देर से कंडेंसेशन होगी, जब देर से कंडेंसेशन होगी तो पानी के ऊपर जाने और नीचे आने की अगर मिकदार बराबर जब हो जाएगी तो फिर क्या होगा? प्रेशर उतना ही लगेगा। मतलब हम ये कहें कि छोटी जगह के अंदर वेपर तो धड़ाधड़ टकराएंगे, तो बात यहां पर है, और बड़ी जगह पे प्रेशर, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि खुली खुली जगह दे दीजिए, अब प्रेशर नहीं बनेगा, तो बात है कि ज्यादा वेपर आएंगे, ज्यादा वेपर वापस आके टकराएंगे, थोड़े जो है वेपर ऊपर जाएंगे छोटे कंटेनर में तो उसी तरह से आकर वापस टकराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक खास एरिया पर अभी भी प्रेशर सेम ही रहेगा, चाहे आप छोटी जगह लो या बड़ी। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो ये जरा बुक ने लिखा था तो मैंने इसको बताया। इसके बाद लिखता है इंटरमोलेक्युलर फोर्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या करती है? देखो अभी तक मैं समझाया कि क्या आया हूं आपको, चाहे अमाउंट ऑफ लिक्विड हो, चाहे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो, या फिर सरफेस एरिया हो, ये वो फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन पर तो असरअंदाज होते हैं, लेकिन वेपर प्रेशर में ये असरअंदाज नहीं होते हैं। लेकिन जो इंटरमोलेक्युलर फोर्स है और टेम्परेचर है, ये दोनों के दोनों असरअंदाज होते हैं। वो क्या मतलब सर? मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर, यानी वेपर बनने की जो रफ्तार है वो ज्यादा होगी, और इस तरह से ज्यादा वेपर आकर टकराएंगे, या कह लो वेपर की ज्यादा जब हो जाएगी मिकदार तो वो प्रेशर भी ज्यादा जनरेट करेंगे। और दूसरे नंबर पर बात टेम्परेचर की हो गई, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस की। अगर इंटरमोलेक्युलर फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? मॉलिक्यूल को ऊपर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर जाने वाला मॉलिक्यूल नीचे वाले मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है। जब तक इस मॉलिक्यूल के अंदर इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं आ जाएगी कि वो उस इंटरमोलेक्युलर फोर्स को डिस्टर्ब कर दे, तोड़ दे, उस वक्त तक मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस होंगी, इवेपोरेशन कम होगी और वेपर प्रेशर कम जनरेट होगा। इसकी मिसाल आप शहद से ले लो। देखो अगर पानी पड़ा हुआ है एक प्लेट के अंदर और एक प्लेट में शहद पड़ा हुआ है, तो आप 4-5 दिन के बाद दोबारा से देखो, पानी आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन शहद लगेगा खत्म ही नहीं हुआ, वो भी इवेपोरेट होता है, लेकिन इतनी स्लो रेट पर होता है कि लगता है कि हो ही नहीं रहा। तो यही आपको बताया जा रहा है कि पानी की इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हैं एज कंपेयर टू द हनी। दैट इज द रीजन दैट इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस results in high vapor pressure in case of water, but in case of honey, that intermolecular forces are so strong that they
मेक मॉलिक्यूल्स नॉट टू इवेपोरेट इजीली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डायरेक्टली असरअंदाज होती हैं और टेम्परेचर, जैसे मैंने कहा, टेम्परेचर को यूं भी देख सकते हो कि टेम्परेचर जो है वो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को वीक कर देता है। तो जितना टेम्परेचर बढ़ जाएगा उतना इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कमजोर हो जाएंगी, मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी इवेपोरेट करेंगे और ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। तो अब तक आप अगर गौर से देखो, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो फिर क्या होगा, इवेपोरेशन कम या वेपर प्रेशर कम होगा। लिक्विड्स विद स्ट्रॉन्गर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैव लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है, कम वेपर प्रेशर होगा। द टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया गया, इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस बिकॉज मोर मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी टू एस्केप। यानी कि हमने यही सीखा ना कि वेपर प्रेशर तब बनता है जब इवेपोरेशन होती है, और इवेपोरेशन तब होती है जब हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल हो जाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आप असल में हाई काइनेटिक एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल की तादाद बढ़ा रहे हो, इसलिए मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी एस्केप करेंगे और वेपर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब चलते हैं मजीद आगे, जिसमें हम सीखेंगे क्विक चेक। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने हल कर दिए हैं ऑलमोस्ट, आप खुद पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी जरा से कमेंट कर देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप देखो क्या कहता है कि विच लिक्विड हैज हायर वेपर प्रेशर, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, अल्कोहल का या ग्लिसरीन का। तो जिसकी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस कमजोर हैं जैसे अल्कोहल, तो उसका ज्यादा होगा। बाकी रीजन मैंने लिख दी है। और पेट्रोल और कैरोसिन, पेट्रोल मींस जो आप डलवाते हो, पेट्रोल जिसे कहते हो, या उसको हम कहते हैं गैसोलीन। और दूसरे नंबर पर कैरोसिन जो होता है वो मट्टी का तेल होता है। तो मट्टी का तेल जल्दी उठता है, या पेट्रोल, तो यहाँ लिखता है पेट्रोल। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन कम होते हैं, तो लिखता है पेट्रोल कंटेन्स लाइटर, यानी कम, हल्के, मोर वोलेटाइल, जल्दी उड़ जाने वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनको हम लो बॉइलिंग पॉइंट रखने वाले या लोअर हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं। सो इट हैज हायर वेपर प्रेशर, किन का, पेट्रोल का, देन kerosene, which is heavier. Next is कंपैरिजन बिटवीन मर्करी एंड द वाटर। मर्करी आपने देखा होगा, पारा जैसे बोलते हैं, बहुत ही गाढ़ा होता है, हैवी होता है, जाहिर सी बात है। तो फिर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और वाटर जल्दी इवेपोरेट करेगा। यहाँ फिलहाल इवेपोरेशन की जल्दी होने के बारे में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज मोर विस्कस, ग्लिसरीन और कैरोसिन। तो यहां पर आ रहा है कि जो ग्लिसरीन है वो आपके पास OH रखती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है, और जिसकी वजह से जो इंटरमोलेकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल जल्दी से उड़ नहीं पाएंगे और गाढ़े रहेंगे, भारी रहेंगे। तो क्या होगा, उनका चलना बहना मुश्किल हो जाएगा। तो यही बात है कि ग्लिसरीन मुश्किल से बहती है, उसकी वो ज्यादा विस्कस होती है, जबकि इसके मुकाबले में जो कैरोसिन है, मट्टी का तेल है, वो जल्दी बह सकता है। ठीक है, फिलहाल यहाँ विस्कोसिटी का जिक्र किताब ने कर दिया। फिर नेक्स्ट लिखता है सेपरेट पोर्शंस ऑफ द एसीटोन। वो कहता है कुछ आपने एसीटोन ले लिया है एंड वाटर, और कुछ आपने पानी ले लिया है सेम टेम्परेचर पर, मतलब आपने एक हाथ में वो ले लिया है, एक हाथ में वो ले लिया है। ठीक है, ऑन योर हैंड्स द एसीटोन फील्स कोल्डर, आपको जो एक हाथ ठंडा महसूस होगा ज्यादा। ठीक है, इसके बारे में बताओ। तो बड़े आसान सी बात है भाई, जिसकी इंटरमोलेकुलर फोर्स वीक है वो जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। जब वेपोराइज हो जाएगा तो पीछे कौन से मॉलिक्यूल बचेंगे, जो लो काइनेटिक एनर्जी के होंगे। तो लो काइनेटिक एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, आपके स्किन से, आपके हाथ की स्किन से हीट लेना शुरू कर देंगे। इस तरह आपका हाथ जो है ठंडा होने लगेगा और आपको वो लिक्विड ठंडा फील होने लगेगा। फिर उसके बाद लिखता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज इवेपोरेशन गेट फास्टर एट हायर टेम्परेचर। भाई जाहिर सी बात है, टेम्परेचर ज्यादा, इंटरमोलेकुलर फोर्स इज वीक एंड मॉलिक्यूल जल्दी इवेपोरेट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो जल्दी से उड़ जाएंगे। फिर इसके बाद लिखता है, व्हाई डू वी फील कूल नियर द बैंक ऑफ द रिवर। अगर हम किसी दरिया नहर के किनारे खड़े हो जाएं तो हमें ठंडक महसूस होती है। तो सवाल है क्यों होती है। तो बड़ा आसान सा जवाब है इसका। वो कहता है कि जब वाटर फ्लो करता है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो वो अगर इर्द गिर्द के मौसम में या इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में हीट ज्यादा है तो वो हीट अब्सॉर्ब कर लेगा और इसी की वजह से वो फ्लो भी करता रहेगा। यानी जितना उसकी फ्लोइंग पावर होगी उसको उतनी हरारत मजीद चाहिए है, मजीद फ्लो बढ़ाने के लिए। तो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट ये रखा है, अगर आप इस पॉइंट को करना चाहें तो ठीक है, वरना आप आगे से शुरू कर लें। तो फ्लोइंग वाटर स्टेज कूलर, ठंडा रहता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द सराउंडिंग एयर एंड अब्सॉर्ब हीट, क्योंकि पानी की जो हीट कैपेसिटी है, पानी की हरारत को जमा करने की, लेने की जो सलाहियत है वो ज्यादा है हवा से, इसलिए पानी हरारत लेता है और हवा
ठंडी हो जाती है। एंड इवेपोरेशन फ्रॉम द रिवर वाटर, और चूंकि वो पानी है, हरारत भी है उसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन भी होगी। अगर इवेपोरेशन होगी तो इससे ज़्यादा हरारत रखने वाले एनर्जी, ज़्यादा हरारत रखने वाले हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और फिर क्या होगा, फिर उससे की वजह से जो पीछे रह जाने वाले मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, अपने एटमॉस्फेयर से, हवा से एनर्जी ले लेंगे। और जब वो ले लेंगे तो वो हवा जो कम एनर्जी वाली है आपकी स्किन को टच करेगी, तो आपको लगेगा कि हवा ठंडी हो गई है। कहाँ पर? बैंक ऑफ द रिवर, यानी कि किसी भी दरिया के किनारे पर। तो यहाँ तक था हमारा आज का काम। मेरा ख्याल से तो समझ में आ गया होगा, मुश्किल कोई नहीं है। अगर आप इर्द गिर्द ऑब्जर्व करें तो आपको आसानी से ये फिनोमेना समझ में आ सकते हैं, लिखना भी कोई मुश्किल नहीं है। तो अब तक के लिए दें इजाजत, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। और जिस तरह मैं कहता हूं हमेशा कि कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट किया करें। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगले लेक्चर में।